हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एसएसटी में कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन यूपी बोर्ड में। ये तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर हमारा, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज की थी। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे कोलंबस ने, हॉकिंस ने, वास्को डी गामा ने, सर टॉमस रो ने। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोलंबस ने। अब सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो इसमें पुर्तगाली हो जाएगा। भारत में पहला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली में वास्को डी गामा आया था 1498 में। अब यहाँ पे आया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसका पहला क्वेश्चन है, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्रा आसान हो गई? तो आपको पता है कुतुब नुमा इसका आंसर हो जाएगा। आप साथ साथ इसे नोट भी करता चलिएगा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस आंसर हो जाएगा इसका। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्र मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जेनीवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग, आखिरी मार्ग, मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी पूंजी लगाते हैं और लगाई हुई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते हैं। व्यापारिक कंपनी होती है, उसमें कई सारे लोग अपनी पूंजी लगाते हैं और उन सब की पूंजी से जो कमाई होती है, जो मुनाफा होता है, उनकी कमाई को आपस में सब बराबर बराबर हिस्से में बांट लेते हैं। ये व्यापारिक कंपनी का आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्र मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी सन 1453 ईस्वी में कस्तूनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यम को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। यहाँ पे ये आप नोट कर लिया, कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाला व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया था, क्योंकि वो पहले वाले मार्ग से उन्हें जाने नहीं देते थे। उन्होंने उस मार्ग पर कब्जा कर रखा था। और किस मार्ग पे? कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर। इसलिए नए मार्ग की खोज करनी शुरू कर दी। अब ये प्रोजेक्ट वर्ग है। इसमें भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि। इसको तो आप रट लीजिए एकदम। जैसे भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम हो गया पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि।
अब अगला क्वेश्चन है, भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। भारत में कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिंसुरी, मछलीपट्टनम, पंडिचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियां बनाई। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। विदेशी व्यापारी भारत से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। प्रश्न 6। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 शुरू होता है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इसमें पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया क्लाइव ने। इसका पूरा नाम हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब, यानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मतलब मुर्शिदाबाद में पहले उसकी राजधानी थी, वहाँ से वो मुंगेर चला गया। और कौन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। अब बक्सर का युद्ध का महत्व बताइए। बक्सर का युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। अब यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की निम्न चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरे से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह का एक वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। अब चैप्टर 3 शुरू होता है, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। अब इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विलय नीति का संबंध है लॉर्ड डलहौजी। इसमें डलहौजी लिखा है, इसका पूरा नाम है लॉर्ड डलहौजी। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया अहमद शाह अब्दाली ने। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? इसमें हो जाए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की। अभी प्रश्न 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। अब इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी हुआ।
जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता ना मिल सकी। अंत में सालाबाई नामक स्थान पर सन 1782 में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। सहायक संधि क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में जाएं और उसके बदले उन्हें अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्ति से रक्षा करने के लिए उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ डिफाइन करके। सहायक संधि में क्या होता था कि जो राजा इस सहायक संधि को मानने लगता था, उसको अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। उसको अंग्रेजी सरकार अपनी तरफ से उसे प्रोटेक्शन देती थी, सुरक्षा देती थी, और सुरक्षा के बदले उस राजा को अंग्रेजी सरकार को कर चुकाना पड़ता था। अगर वो राजा उस कर चुकाने में नाकाम हो गया या किसी कारणवश कर नहीं चुका पाया तो उसको कर के बराबर जमीन राजा को अंग्रेज को देनी पड़ती थी, अंग्रेजों को। अभी इसमें अगला है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, इस नीति के क्या उद्देश्य थे? लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसका उद्देश्य भारतीय साम्राज्य को बढ़ाना था। वह उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने लगा। वो ब्रिटिश राज्य को बढ़ाना चाहता था तो अधिक से अधिक देशी साम्राज्य को ब्रिटिश में सम्मिलित करने लगा। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश में सम्मिलित करने लगा। उसकी इस नीति की प्रमुख बात यह थी, प्रमुख बात क्या थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाएगा। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी गई थी, परंतु इसमें भी शर्त यही थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृत गोद नहीं लिया जा सकता। साथ ही कंपनी स्वीकृत देने के लिए बाध्य भी नहीं थी। यह अनुमति दे भी सकती थी और नहीं भी दे सकती। इस प्रकार अंग्रेजों के अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। उसकी इस नीति अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इसी नीति के परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। अब लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। अब उद्देश्य क्या थे ये बता रहे हैं इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा। इनका सर्वप्रथम उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना, व्यापार में मनमानी करना तथा सस्ते दरों पर कच्चा माल खरीदना, अपना सामान भारत के बाजारों में ऊंची कीमत पर बेचना, भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करना। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के अंतर्गत ये था कि अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं होता है या कोई वंशज नहीं होता तो उसका राज्य सीधे कंपनी के हाथ में आ जाएगा। और अगर उनने किसी को गोद लिया है तो उसको मान्यता तो मिलेगी, लेकिन मान्यता केवल राजकुमार के रूप में मिलेगी। वो खुद राजा नहीं बन सकता, राजा कंपनी ही होगी। इस नीति के अंतर्गत ये है। और इसका उद्देश्य था कि कंपनी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती थी, मनमानी करना चाहती थी, भारत के बाज़ारों में ऊंची कीमत पर अपने सामान बेचना चाहती थी और भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना चाहती थी। अब हमारे चैप्टर 4 है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। इसमें यह है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया 1773 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की विलियम जोन्स ने। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? 1801 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न,
पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। भारतीय ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण प्रसिद्ध बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त क्या था? अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव की जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। इसे एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। अधिक मालगुजारी वसूल कर देने वाले को नीलाम बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यानी उनके पुत्रों या उनको उस गांव की टोटल जमींदारी घोषित कर दिया। उनका काम था कि पूरे गांव से कर वसूल करके कंपनी को देना। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब इसमें है, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग को किस प्रकार नष्ट किया? अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल, सूत और कपास ले जाकर अपने यहाँ मशीन द्वारा वस्त्र निर्मित करके भारत में लाकर बेचना आरंभ किया। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामना भारतीय उद्योग नहीं कर सके और यहीं के कारीगर बेकार हो गए। यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग को नष्ट किया। अब इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे वहाँ ब्रिटेन से खूब सारी मशीनें लाए थे और मशीनों से जो कपड़ा बनाया जाता था वो आम आदमी जो हाथ से बनाता था उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता था। तो इसी कारण जब भारतीय उद्योग ना बहुत कम हो गया, लगभग नष्ट के बराबर हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। अंग्रेजी सरकार ने अपना आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वॉरेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गांवों में मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए। यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो उसे दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। स्थायी बंदोबस्त लागू करना। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदार प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। अब सेकंड है इसमें रैयतवाड़ी प्रथा। अब रैयतवाड़ी प्रथा क्या है? दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत, ये काश्तकार या किसान जिसे कहते हैं, को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। अब माहलवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को माहलवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। प्रोजेक्ट वर्क विद्यार्थी। अब यहाँ से आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रोक देता हूँ। इसमें बहुत क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम।
अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी में क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई 31 मई 1857। आंसर हो जाएगा इसका खा। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई रंगून में का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया? उत्तर। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया। सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया? बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 चरण लिखिए। का पहला चरण हो गया अंग्रेज की युद्ध नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज्य पंचायतों को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे राजनैतिक असंतोष फैल गया। अब खा है आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे और उन्हें अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। भारत की भूमि कर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। अवगा धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वाले को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों में असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। सामाजिक कारण। अंग्रेज समाजवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। घूस और भ्रष्टाचार ज़्यादा चलता था। अंग्रेजों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। अब 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण लिखिए। 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण। और कारण पहला है, क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना तथा केंद्रीय संगठन का ना होना था, जिससे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रवादी स्वरूप धारण ना कर सका। सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ ना होना भी विद्रोहियों की हार का एक कारण था। यातायात के प्रमुख साधनों विशेषकर रेल तथा डाक तार व्यवस्था पर अंग्रेजों को अधिकार था। इससे वे अपने सैनिकों को युद्ध के स्थानों पर शीघ्र पहुंचा देते थे। उन्हें संचार साधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था और वे समय रहते ही उनसे निपटने की योजना बना लेते थे। अंग्रेजों को अपने मातृ देश इंग्लैंड से निरंतर जन धन तथा सामरिक सामग्री की पूरी सहायता मिलती रही, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही और उनका मनोबल ऊंचा रहा। और फिफ्थ है, अंग्रेजों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन तथा अयोग्य थे। भारत से भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अब फोर्थ है, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। 1857 ईस्वी क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए।
1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है। बैरकपुर में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब हमारा चैप्टर 5 है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 19 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। अब अगला है बहराइच में हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर में नाना साहेब पेशवा घोषित कर दिया गया। अजीम उल्ला खान नाना साहेब का सहयोगी था। नाना साहेब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर में खदेड़ दिया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबा कुंवर सिंह ने किया। अतरौलियों नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर हयूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई। अब अगला चैप्टर 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत। मैं आपको इस पूरे वीडियो में जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका PDF बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है बहुवैकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें पहला क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया 1892 ईस्वी में, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच चली 1853 ईस्वी में। इसमें ये पढ़ लीजिए, पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच कब चली है? 1853 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। मैं आपको PDF दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, CV रमन ने अपने कार्यों और योगदान के आधार पर भौतिक के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? उत्तर, CV रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और दूसरा, 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार बने हुए थे भारत में। अब थर्ड क्वेश्चन है, किसी अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्य की संख्या 12 से 16 कर दी गई? किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद की संख्या 12 से 16 कर दी गई? अब इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद की संख्या 12 से 16 कर दी गई। अब प्रश्न थर्ड है, लघु उत्तरीय प्रश्न। मैकाल भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? अंग्रेजी शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे।
अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्म और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का अनुमान बहुत हद तक सही था। अब सेकंड क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन सा आश्वासन दिया गया? अब इसका उत्तर हो जाएगा, महारानी ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए निम्न आश्वासन दिए गए। क्षेत्र की सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी गई। बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। ये महारानी के आदेश थे। कौन सी महारानी थी? महारानी विक्टोरिया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में का इंडिया कैंसिल एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसरॉय नियुक्त की हुई। इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसरॉय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए। घोषणा पत्र के तहत 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसमें अभी यूपीएससी पीसीएससी सब आते हैं। अब जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर आईसीएस या आईएएस होगा, आईएएस अधिकारी नियुक्त होते थे। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ आईसीएस लिखा हुआ, यहाँ आईएएस होगा। 1883 से 85 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस ने भी पुनर्गठित किया गया। पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए। अब चैप्टर 7 है हमारा भारत में नव जागरण। अब इसका यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड बैटिंग ने सती प्रथा को रोकने का कानून बनाया 1829 ईस्वी में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया? दयानंद सरस्वती ने वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया। अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्हें मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। अब इसमें खा है, सावित्री फुले कौन थी? इनके कार्यों पर प्रकाश डाली। सावित्री फुले ज्योतिबा फुले इनकी पत्नी थी। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ इनका अन्य सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 है भारत में नव जागरण। यही वाला चैप्टर अभी चल रहा है। इसमें गा क्वेश्चन है हमारा। नव जागरण से क्या तात्पर्य? धर्म तथा समाज संबंधित पुरानी परंपराओं
एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रयास को नव जागरण कहा जाता है। एक बार दोबारा देखेंगे, धर्म तथा समाज संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए किया गया प्रयास नव जागरण कहलाता है। अब हमारा दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका क्या है? धार्मिक आंदोलन के नाम लिखिए, उनसे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। अब इसमें पहला आंदोलन है मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान समिति की स्थापना की। ये मुसलमान के लिए अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी विज्ञान तथा आधुनिक विचारों को अपनाने के पक्ष में था तथा प्रथा, बहु विवाह और आसान तलाक के विरोध थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोले, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे है पारसी सुधार आंदोलन, दूसरा आंदोलन है ये। दादा भाई नौरोजी ने पारसी में व्याप्त सामाजिक बुराइयों तथा अंधविश्वास को दूर किया तथा फारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जनरल क्वेश्चन है, आप सबको आता ही होगा। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? यह आप सबको पता है। यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है, जिन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता था। अब आज भी जाना जाता है वैसे। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। लघु उत्तरीय प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्य लिखिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए निम्नलिखित उद्देश्य। पहला, देश में विभिन्न भागों में राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। दूसरा, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। तीसरा और आखिरी, राजनीतिक एवं सार्वजनिक पक्षों पर अपने विचार को अभिव्यक्त करना। दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस की दो विचारधाराएं कौन सी थी, उनके बारे में लिखिए। अब कांग्रेस की दो विचारधाराएं निम्नलिखित थी, नरम दल और गरम दल। अब ये नरम दल और गरम दल क्या है, अब देखते हैं। इसका क्या है नरम दल? कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश के आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्ताव तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए, तो वे धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांग को पूरा कर देंगे। जैसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। अब ये गरम दल क्या है? ये गरम दल कुछ वैसा लग रहा है। 19वीं सदी में अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। इनकी मान्यता थी कि उग्र विरोध के बिना हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतीय मातृभूमि के प्रति देश के
प्रेम की भावना जताई। अब यहाँ पे तीसरा है, होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। इसी आधार पर भारत ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1916 ईस्वी आते आते कांग्रेस ने दोनों नरम एवं गरम दलों और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। अब इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी सरकार के उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण से अपनी तत्कालीन दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतवासियों ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर तंग आकर मध्य वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने तत्कालीन दुर्दशा के खिलाफ आवाज़ उठाई। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने लोगों को राजनैतिक अधिकार और सुविधाओं तथा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक ना सुनी। अतः लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा तथा चेन्नई मद्रास में महाजन सभा। वैसे इन सब संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः विवश होकर भारतीय नेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने की बात सोचने लगे। उनकी इस मन स्थिति को A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने पहचाना और उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। उसने विभिन्न भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किए और अंत में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को देश के विभिन्न भागों से आए हुए 73 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे चैप्टर 9, आप ज़्यादा इसमें घबराइएगा मत, मैं PDF बना के डाल दूंगा तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। रॉलेट एक्ट पास किया गया सन 1919 ईस्वी में। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ सन 1930 ईस्वी में। अब यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू किया। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी। तीसरा, 5 मई 1931 को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ? 5 मई 1931 में सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिससे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, दांडी यात्रा किसने और क्यों की थी? दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी। उन्होंने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अब दूसरा है
होम रूल लीग स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? सन 1914 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों को अपने शासन करने की स्वतंत्रता देना था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों द्वारा अपना वादा पूरा न किए जाने पर महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में नया आंदोलन छेड़ा। उसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के सहयोग न देना था। गांधी जी ने इस आंदोलन को देश में अंग्रेजी शासन को ठप करने के उद्देश्य से चलाया था। इस आंदोलन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लोग पूरा कर दे तो स्वराज एक ही वर्ष में पूरा हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया। पहला है सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। विधानमंडल की बैठक का बहिष्कार किया गया। न्यायालयों का बहिष्कार हो। विदेशी वस्तुओं को त्याग दिया जाए तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए। सरकारी नौकरियों तथा उपाधियों का त्याग किया जाए। देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएं। जन जागरण के लिए सार्वजनिक सभाएं तथा जुलूस की व्यवस्था की जाए। अब यहाँ पे अगला चैप्टर है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ये वाला नारा आपने बहुत बार सुना होगा, तब इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 ईस्वी में। हमारा देश भी 1947 ईस्वी में ही आज़ाद हुआ था। अब यहाँ पे है फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है सुभाष चंद्र बोस। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। लघु उत्तरीय प्रश्न। अंग्रेजों भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? किन्हीं 3 कारणों को लिखो। उत्तर, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए 3 मुख्य कारण थे। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण, अमेरिका और रूस यह दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। अब इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई। उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखा, भारत को स्वतंत्रता करने की घोषणा की। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति घट गई। उनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह को प्रेरणा दी। मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जमानत भारत के साथ था। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके संस्थापकों में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकता था। अब दूसरा है इसमें, कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 में भारत
भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। अब चौथा है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। 1935 ईस्वी में के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1935 में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्त की व्यवस्था की गई। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों रजवाड़ों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र में की विधायिका में देशी राज्यों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। अब यहाँ पे चैप्टर 11 है स्वतंत्र भारत की चुनौती एवं विकास। अब ये आखिरी चैप्टर है हमारी बुक का, तो इसमें हम देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। आपको अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट जरूर पढ़ेंगे और उस टॉपिक पे वीडियो अगला बना देंगे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल रियासतें कितनी थी? जब हम आज़ाद हुए तो देश में 562 रियासतें थी। लौह पुरुष किसे कहा जाता था? हमने शुरू में ही आपको बताया कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका अब अगला देखते हैं प्रश्न 3। स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई? स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया तथा उनको शपथ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। ये लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। अब शरणार्थियों की समस्या के अधीन देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसना एवं उनको रोजगार देना एक गंभीर समस्या थी। अब है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत कौन सी तत्कालीन समस्या, एक मिनट दोबारा पढ़ता हूँ मैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तत्कालीन समस्या थी? इनका समाधान किस प्रकार से किया गया? उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भारत को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? अब यहाँ से देख लेते हैं। शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी लाखों की संख्या में पाकिस्तान के भिन्न भिन्न इलाकों से आए, उनकी सहायता तथा रोजगार देने की कठिन समस्या भारत के सामने थी। औद्योगिकी समस्या। देश के विभिन्न विभाजन से पहले भारत एकजुट तथा वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था। भारत का जूट तथा वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था, परंतु विभाजन के बाद जूट और कपास पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान चले गए और अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई। उद्योग के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। कपास और पटसन के कारखाने तो भारत में थे, परंतु कच्चे माल का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में थे, अतः बहुत से कारखाने बंद हो गए। अब यहाँ पे है देशी राज्यों की समस्या। भारत की स्वतंत्रता के साथ 500 से अधिक देशी रियासतें भी थी। 500 से अधिक देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किए गए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी। अब है खाद्यान्न की समस्या। देश के विभाजन से गेहूं और चावल पैदा करने वाला काफ़ी सारा उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसी प्रकार भारत में नहरी सिंचाई वाले क्षेत्र भी कम रह गए, अतः भारत में खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई। परिवहन व्यवस्था का तहस नहस होना। परिवहन व्यवस्था
तहस नहस हो गई। ज़रूरी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कठिनाई हुई। अब यह समाधान, इसका इन सब समस्याओं का समाधान क्या था? सरकारों ने करोड़ों रुपए खर्च करके शरणार्थियों को बसाया। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा खाद्यान्न, औद्योगिकी तथा रोजगार समस्याओं को हल किया गया। सरदार पटेल के प्रयत्नों से देश को एकीकरण हुआ। सितंबर 1961 में सैनिक कार्रवाई करने पर पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली भारत को सौंप दिया। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अभी मिलते हैं अभी आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम यहाँ पे अभी आपको इतिहास पढ़ा है, अगले वीडियो में भूगोल पे लाएंगे। और आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अभी जो पढ़ा है इसका PDF बना के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।